हे एवरीवन, वेलकम टू लास्ट पार्ट। फाइनली ठीक है, लास्ट पार्ट जिसमें हम 451 से 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, जिसने भी पहले 9 पार्ट नहीं देखे तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि ये कोर्स मैंने इस तरीके से बनाया था कि स्टार्टिंग के 200 क्वेश्चन मोस्टली आपके पीवाईक्यूज और थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो, जिसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें आपको समझानी पड़े, राइट। उसमें आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हों, ठीक है। और वो वीडियोस भी थोड़ी लंबी हैं, 1-1 घंटे की है। उसके बाद मैंने मोस्टली 100 क्वेश्चन ऐसे बनाए थे जिसमें आपको एलिमिनेट करना आए, ठीक है। और उसके बाद जैसे 100 या 150 क्वेश्चन इस तरीके से बना रखे थे। लास्ट के जो 150 क्वेश्चन हैं ये थोड़े फैक्चुअल से हैं, ठीक है, यानी कि आपका फैक्ट स्ट्रांग हो जाए। और एक और गुड न्यूज़ देना चाहूँगी कि क्योंकि ये पार्ट आज ख़त्म हो रहा है, तो मेरे आपको नया कुछ सीरीज़ ला सकती हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कंसेप्ट्स है ना, कंसेप्ट या थ्योरी, मतलब एक तरीके से मैं आपको लाना चाह रही हूँ कि एक नया कोर्स, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का बेसिक कोर्स, ठीक है। बेसिक आपका पॉलिटिकल जो साइंस के कॉन्सेप्ट है वो अच्छा कराने के लिए उसमें मैं खुद सारी चीज़ें बना के आपको दिखाऊंगी, हर एक थ्योरीज में आपको बना के दिखाऊंगी। बट ये कोर्स की एक कीमत है, वो कीमत ये है कि आप जब ये मेरे अभी सब्सक्राइबर 12,000 एंड लाइक्स वगैरह, अगर इन सारी ये जो 500 MCQs हैं इसमें बहुत ही अच्छा प्रदर्शन आता है और ये 12,000 से आप 20,000 फटाफट कर देते हो मेरे, तो मैं इसको ऑन द स्पॉट लॉन्च करूँगी। एंड जितने अच्छा आपका रिस्पांस आता जाएगा, जितनी वीडियोस पे आपके लाइक्स, वीडियोस पे शेयर, व्यूज़ आते जाएंगे, उतना ज़्यादा उतना बढ़िया क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे डलता जाएगा। तो कंटेंट आपको मैं देने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। आप लोगों ने लास्ट वीडियोस पे बहुत अच्छा शेयर किया था, तो मैं बस ये कह रही थी कि बस इसको भी और बढ़ा दो, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर कमेंट तो आपको करना ही है, जो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ उसके आंसर भी आपको मुझे बताने हैं, राइट। क्योंकि इससे क्या होता है ना, आपकी प्रैक्टिस होती है और अगले महीने एग्जाम है, याद रखो। चलो, द आर्टिकल, ठीक है, द आर्टिकल ऑफ द यूएन चार्टर अंडर विच द टर्म नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इज यूज्ड, ठीक है। मुझे ये बताओ, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद जिसके तहत गैर सरकारी संगठन शब्द का प्रयोग किया गया है, वो कौन सा आर्टिकल है? वो है आर्टिकल नंबर 71। अगर आपको लग रहा है कि मैम ने तुरंत आंसर दे दिया, हमें टाइम भी नहीं दिया कुछ सोचने का, तो मैं ऑलरेडी जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको तो पता ही है यार, जब भी मैं क्वेश्चन आता है ना, वीडियो पॉज करो और फिर आंसर दो खुद से, उसके बाद उसे प्ले करो, ताकि आप ना खुद से भी इसको प्रैक्टिस कर पाओ। और अगर आपको ये टेलीग्राम पे PDF चाहिए, वो तो आपको टेलीग्राम में मिल ही रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल। सारे PDFs हैं, मतलब बहुत PDFs हैं, आप चैनल ज्वाइन तो करके देखो। उसके अलावा एक और चीज़, उसके अलावा आपको क्या करना है, मुझे लास्ट में ना अपने मार्क्स ज़रूर बताया करो, ठीक है। नेक्स्ट, दैश टर्म कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इज लेजिटिमेट पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन। किसने कहा है कि राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताओं को अतः क्रिया का वैध पैटर्न कहा है? दिस इज गैब्रियल आलमंड, ठीक है। इनका स्ट्रक्चरल फंक्शनल जो इनकी अप्रोच है, मुझे बताना। पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल एनालिसिस किसने दी है, ये मुझे बताओ। In regard to the theory of political parties, which one of the following was propounded by Maurice Duverger? राजनीतिक दलों के सिद्धांत के संबंध में मॉरिस डुवर्जर ने निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिपादित किया है? 2 पार्टी सिस्टम, 2 पक्षीय प्रणाली, कार्डर सिस्टम, कैडर आधारित पार्टी, ठीक है। 4-fold क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर 4 गुना वर्गीकरण, और चौथा है कोलिशन सिस्टम, गठबंधन प्रणाली। सो बेसिकली इन्होंने कार्डर सिस्टम की बात करी थी। डैश gave prominence to the size principle of his theory of political coalitions, ठीक है। डैश ने अपने राजनीतिक गठबंधन के सिद्धांत में आकार सिद्धांत की प्रमुखता बताई है, राइट। सो कौन है ये? दिस इज विलियम राइकर, ठीक है, विलियम राइकर। नेक्स्ट है एचसन प्लान ऑफ यूएनओ रिलेट्स टू। यूएनओ का एचसन योजना किससे संबंधित है? यह है कलेक्टिव सिक्योरिटी से संबंधित, सामूहिक सुरक्षा से संबंधित। नेक्स्ट, in the Leviathan, Thomas Hobbes argues that through social contract, a sovereign authority is created to whom every man surrendered his authority of governing himself. लेवियथन में थॉमस हॉब का तर्क है कि सामाजिक अनुबंध के माध्यम से एक संप्रभु प्राधिकरण का निर्माण किया जाता है, जिसके लिए प्रत्येक व्यक्ति ने स्वयं को नियंत्रित करने के अपने अधिकार को आत्मसमर्पण कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि men found that they cannot collectively regulate their life as they did in the state of nature. पुरुषों ने पाया कि वे सामूहिक रूप से अपने जीवन को नियंत्रित नहीं कर सकते जैसा वो प्रकृति की अवस्था में किया करते थे, तो वहां पे भी नहीं करते थे, फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। दिस इज आपका फॉल्स ही, ठीक है, ये फॉल्स है।
रीजन द कमीशन विच रिकमेंडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इन इंडिया, वह आयोग जिसने भारत में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारों के सृजन की सिफारिश की है, वो कौन सी है? दिस इज स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ठीक है, जो फजल अली की कमीशन के बाद फिर ये इसको बोलते हैं। एंड उसके बाद आपका स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी आया था, जो एक्ट आया था वो 1953 में, यानी 56 में आया था, राइट, ये ध्यान रखना। द इनइक्वालिटी टर्म्ड बाय रूसो एज कन्वेंशनल इनइक्वालिटी, ठीक है, रूसो द्वारा असम्मान को पारंपरिक असम्मान कहा गया है। कौन से असम्मान को कहा गया है भाई? पॉलिटिकल वाले, राजनीतिक वाले, इकोनॉमिक आर्थिक वाले, सोशल सामाजिक वाले, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक वाले? दिस इज सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक असम्मान को। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशंस आर क्लासिफाइड इनटू रिपब्लिकन, मोनार्किक एंड डेस्पोटिक बाय, संविधानों को रिपब्लिकन, राजशाही और निरंकुश में वर्गीकृत किसने किया है? जेम्स प्रीस, हर्बन फाइनर, मॉन्टेस्क्यू या फिर एवी डाइसी, ठीक है, दिस इज मॉन्टेस्क्यू। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच, निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है? मैरिट ब्यूरोक्रेसी आपकी यानी कि मेरिट नौकरशाही आपकी 19वीं सदी प्रूशियन सिविल सर्विसेज में आई। पेट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी आपकी 19वीं सदी अमेरिकन सिविल सर्विसेज में आई। गार्डियन ब्यूरोक्रेसी आपकी 16th सेंचुरी चाइनीज सिविल सर्विसेज में आई, ठीक है। 16वीं शताब्दी चीनी सिविल सर्विस, अभिभावक नौकरशाही बोलते हैं इसे। कास्ट ब्यूरोक्रेसी 18th सेंचुरी ब्रिटिश सिविल सर्विसेज में आई, 18वीं शताब्दी की ब्रिटिश सिविल सेवा में। सो बेसिकली मेरिट वाला आपका प्रूशन बिल्कुल सही है, पैट्रोनेज ठीक है अमेरिका से किया जाता है, कास्ट आपका ब्रिटिश, ये वाला गलत है गार्डियन। तो ये गार्डियन गलत है, तो सही क्या है, ठीक है, इसमें करेक्ट क्या है ये आप मुझे बताओ। नेक्स्ट, द रिपोर्ट विच डील्स विद द रिलेशन बिटवीन द स्पेशलिस्ट एंड जर्नलिस्ट, रिपोर्ट जो विशेषज्ञ और सामान्यवादी बेसिकली ये आपके ब्यूरोक्रेसी की बात होती है के बीच संबंधों को संबंधित करते हैं, तो वो कौन सी रिपोर्ट है? संथानम कमेटी, हल्दानी कमेटी, आपकी कोठारी कमेटी या फिर गोरवाल, दिस इज हल्दानी कमेटी। नेक्स्ट, Who among the following described state as a partnership in all science, a partnership in all art, a partnership in every virtue and in all perfection? निम्नलिखित में से किसने राज्य को सभी विज्ञानों में साझेदारी के रूप में वर्णित किया है, सभी कलाओं में एक साझेदारी के रूप में बोला है, और हर गुण में एक साझेदारी और सभी पूर्णता बोला है? सो दिस इज आपका एडमंड बर्के, ठीक है। नेक्स्ट, अनापोलिस कॉन्फ्रेंस वॉज हल्ड टू सॉल्व, अनापोलिस सम्मेलन किस चीज़ को हल करने के लिए किया गया था? ब्रेक्सिट इशू को, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के कॉन्फ्लिक्ट को, ईरान का जो न्यूक्लियर इशू है इसको, या फिर पेरिस या क्या बोलते हैं इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट को? देखो ये दोनों तो डेफिनेटली नहीं है, एक बार फिर भी कंफर्म कर लेना। आई थिंक ये होना चाहिए, बट ये भी आ रहा है, आई थिंक ईरान वाला होना चाहिए, बट स्टिल एक बार मैं इसे चेक करके बताती हूँ, राइट। नेक्स्ट, डैश डिफाइंड इन्फ्लुएंस एज द वैल्यू पोजीशन एंड पोटेंशियल ऑफ अ पर्सन और ग्रुप, ठीक है। परिभाषित प्रभाव, डैश ने परिभाषित प्रभाव किसी व्यक्ति या समूह के मूल्य स्थिति की क्षमता के रूप में बताया है, ठीक है। इन्फ्लुएंस को कि किसी का इन्फ्लुएंस पड़ रहा हो, राइट, ये मूल्य, दिस इज आपका पोटेंशियल ऑफ अ ग्रुप, ठीक है। वैल्यू पोजीशन एंड पोटेंशियल ऑफ अ ग्रुप, दिस इज आपका ढाल और लास्टवेल, बताओ, इट इज ढाल। द टर्म नैरोबी पैकेज इज रिलेटेड टू द अफेयर्स ऑफ, शब्द नैरोबी पैकेज किसके मामलों से संबंधित है? ये है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मामलों से। इसको भी एक बार चेक कर लेना, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि दो में कन्फ्यूजन लग रही है, हैरोल्ड लास्टवेल और रॉबर्ट ढाल। कभी कभार क्या होता है ना, बिल्कुल श्योर होते हैं बट फिर भी ना दिमाग में ना दूसरा वो आ रहा होता है, पता नहीं क्यों, तो इसलिए उसको ना मैं चेक में डाल देती हूँ सो दैट कि कभी गलत आंसर हम ना कर लें। Who defined political system as any persistent pattern of human relationship that involves to a significant extent control, influence, power और authority? राजनीतिक व्यवस्था को मानवीय संबंधों में किसी भी नियंत्रण पैटर्न जिसमें एक महत्वपूर्ण सीमा, नियंत्रण, प्रभाव, शक्ति या अधिकार शामिल है के रूप में किसने परिभाषित किया है? दिस इज आपके पैटर्न ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप जिसमें एक सिग्निफिकेंट एक्सटेंट है, कंट्रोल है, इन्फ्लुएंस है, पावर और अथॉरिटी का ये सिस्टम की बात हो रही है, और अथॉरिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज, दिस इज एस्टन, डेविड एस्टन। नेक्स्ट, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई ऑफ मैनेजमेंट हैज बीन प्रोपाउंडेड बाय, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई ऑफ मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन द्वारा प्रतिपादित किसने की है? दिस इज आपके मैग्रेगर, ठीक है। नेक्स्ट, ये मैच द फॉलोइंग है आपका चेस्टर बर्नार्ड, ठीक है, आपका पीटर एफ ट्रकर, आपके हेनरी फेयोल और आपके हर्बर्ट साइमर। जनरल और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, साइंस ऑफ द आर्टिफिशियल,
फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। तो फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव आपका चेस्टर बर्नार्ड का है, ठीक है, फर्स्ट का आपका थर्ड है, तो इधर से ही आ गया। पीटर एफ ड्रकर का आपको पता है कि मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स है इनका। हेनरी फेयल का जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, और हर्बर्ट साइमन का द साइंस ऑफ द आर्टिफिशियल। नेक्स्ट, वट वॉज द सोफिस्ट व्यू ऑफ ओरिजिन ऑफ द स्टेट, राज्य की उत्पत्ति के बारे में परिष्कृत दृष्टिकोण क्या है? अनुबंध, स्टेट अरोज बाय कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध द्वारा उत्पन्न राज्य, ठीक है, या फिर स्टेट वॉज नेचुरल इंस्टीट्यूशन, स्टेट प्राकृतिक संस्था थी, या फिर स्टेट क्रिएटेड बाय डिवाइन प्लान, दिव्य योजना द्वारा निर्मित है राज्य, या फिर स्टेट अरोज बाय कन्वेंशन, कन्वेंशन द्वारा राज्य की उत्पत्ति। सो बेसिकली ये कन्वेंशन वाला है। नेक्स्ट, Man is ungrateful, fickle, deceitful, cowardly and avaricious. Who among the following made this observation? मनुष्य कृतज्ञ, चंचल, कपटी, कायर और लोभी है। निम्नलिखित में से किसने यह अवलोकन किया है? सो ये स्टेटमेंट इज गिवन बाय निकोलो माकियावेली। नेक्स्ट, बट ये स्टेटमेंट है, ये मुझे बताना है कि किसने ऐसा कमेंट किया है। बट इफ ऑल कम्युनिटीज एम एट सम गुड, द state or political community which is the highest of all and which embraces all the rest aims at the good in the greater degree than the other and at the highest good, ठीक है, who made this comment? लेकिन यदि सभी समुदायों का लक्ष्य किसी अच्छे के लिए है तो राज्य राजनीतिक समुदाय जो कि सबसे ऊंचा है और जो बाकी सभी को शामिल करता है, उसका लक्ष्य भी भी अन्य की तुलना में अधिक मात्रा में अच्छा होगा और उच्चतम होगा। ये टिप्पणी किसने की है? दिस इज आपका एरिस्टोटल ने कहा है। नेक्स्ट, in which case did the Supreme Court of India observe that Parliament has no power to amend fundamental rights? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में कहा था कि संसद के पास मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं है? ये कहा था आपका गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वाले केस में। विच थ्योरी लेज स्ट्रेस ऑन राइट ऑफ रिकॉग्निशन एंड बिलोंगिंग्स, ठीक है, कौन सा सिद्धांत मान्यता और सामान के अधिकारों पर जोर देता है? राइट, दिस इज आपका पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म बोलते हैं कि काफ़ी ऐसे एक्टर्स हैं, ठीक है, आपके जिनको आप रिकॉग्नाइज नहीं करते। एक्टर्स कौन होते हैं? जो इंटरनेशनल आपके सिद्धांत में, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन में अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ, या पॉलिटिकल थ्योरी में भी, जिनको इतना इंपॉर्टेंस, मतलब जो बैकग्राउंड में है, जो फोर फ्रंट में आके डिसीजन नहीं ले पा रहे, जैसे वुमेन, स्लेव्स, LGBTQs, ओल्ड, ठीक है, ये सारे। द कंसेप्ट ऑफ सोवरेनिटी सफर्स फ्रॉम मैनी लिमिटेशंस इन टाइम्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण के समय में संप्रभुता की अवधारणा कई सीमाओं से ग्रस्त है, ठीक है। मॉडर्न स्टेट्स आर इंडिपेंडेंट एंड एंजॉय नेशनल फ्रीडम। इसका रीजन है कि आधुनिक राज्य स्वतंत्र है, उन्हें राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त है। तो आधुनिक राज्य जरूरी नहीं है कि सारे स्वतंत्र है, उनको एक्चुअली नेशनल फ्रीडम है। सो रीजन इज नॉट राइट, ठीक है, बाकी आपका वो असर्शन सही है। What did गांधी जी मीन बाय हिजरत? हिजरत से गांधी जी का क्या तात्पर्य था? अपोजिंग एनिमी गवर्नमेंट, दुश्मन सरकार का विरोध करो। सेल्फ एक्सपल्शन फ्रॉम स्टेट, राज्य से आत्मनिष्कासन। नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, करों का भुगतान न करना। या फिर सिविल डिसोबीडियंस, यानी कि सविनय अवज्ञा। दिस इज की सेल्फ एक्सपल्शन ऑफ स्टेट फ्रॉम स्टेट, सॉरी। According to Hobbes, which were the principal causes of quarrel in the state of nature? Hobbes के अनुसार प्रकृति की अवस्था में झगड़े का प्रमुख कारण है क्या? इसका कारण है कि क्योंकि हमारे इसमें कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, डिफिडेंस है, अंतर है और ग्लोरी, सबको महान बनना है, महिमा, ठीक है। द टर्म फिलोसॉफिकल रेडिकलिज्म इज एसोसिएटेड विद, दार्शनिक कट्टरवाद शब्द का संबंध किससे है? ठीक है, तो किससे है मुझे बताओ कट्टरवाद? दिस इज जेरेमी बेंथम, राइट। नेक्स्ट असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है कि राजमनार कमेटी रिकमेंडेड द अबॉलिशन ऑफ द IAS एंड IPS, ठीक है, राजमनार समिति ने IAS और IPS का उन्मूलन की सिफारिश की थी, राइट। IAS एंड IPS वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म एंड मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द स्टेट लेवल, राइट। क्यों बोला था? क्योंकि IAS और IPS राज्य स्तर पर संघवाद और मंत्री स्तरीय जिम्मेदारी के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। बात तो सही है, ये करना चाहिए, वो बात सही नहीं है, मतलब बोलूँ कि ये रीज़न, ये स्टेटमेंट इस कारणवश बोली थी, बिल्कुल सही है। हु क्रिटिसाइज पॉजिटिविज्म एज नेव एंड पॉलिटिकली हार्मफुल? किसने प्रत्यक्षवाद को भोले और राजनीतिक रूप से हानिकारक कहकर आलोचना की थी? दिस इज आपका जर्गन हेबरमास। द सेंट्रल ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप सेंटो बोलते हो, इसमें कितने लोग थे? अब तो नहीं है, खैर। ये मुझे बताओ कि कौन से ईयर में फॉर्म हुआ था?
ईरान, इराक, पाकिस्तान, टर्की एंड यूके, दीज ऑल, ये सारे ही इसके मेंबर्स हैं। टेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच, ठीक है, इनमें से कौन सा पेयर सही से मैच नहीं है? तो इसका आंसर है आपका, देखो, प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना, ठीक है, पीएम 1993 में, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम 2006 में, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 2009 में, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 1975 में, ठीक है। तो ये रूरल डेवलपमेंट, ये आपका ये रूरल डेवलपमेंट वाला गलत मैच है, तो मुझे करेक्ट ईयर बताओ कमेंट करके, ठीक है। नेक्स्ट, only through an effective administrative system can the goals of social economic development and nation building be achieved, ठीक है। केवल एक प्रभावित प्रशासनिक प्रणाली के माध्यम से सामाजिक आर्थिक विकास और राष्ट्र निर्माण के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। रीजन कह रहे हैं, द रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी एज एन एजेंट ऑफ सोशल इकोनॉमिक चेंज बिकम्स इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट प्रोसेस, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में एजेंट के रूप में नौकरशाही की भूमिका विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण हो जाती है। सो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है, कि इफेक्टिव रोल क्यों है, क्योंकि इनकी भूमिका है, तो इट शुड बी ए होना चाहिए। नेक्स्ट, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रेडिशनल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के पारंपरिक दृष्टिकोण की मुख्य विशेषता बताओ। द वैल्यू फ्री स्टडी, मूल्य मुक्त अध्ययन है ये, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल स्टडी है आपकी, संस्थागत अध्ययन है। कंपैरेटिव स्टडी है, तुलनात्मक अध्ययन है, या फिर आपकी एम्फेसिस ऑन साइंटिफिक मेथोलॉजी, वैज्ञानिक पद्धति पर जोर दिया जाता है। इसमें की इंस्टीट्यूशनल स्टडी है। नेक्स्ट, हाउ डज अ चेंज इन वोटिंग शेयर डिसाइडेड इन आईएमएफ, आईएमएफ में वोटिंग शेयर में बदलाव का फैसला कैसे किया जाता है? तो ये सुपर मेजॉरिटी, क्योंकि ये जो शेयर वोटिंग का होगा ना, उसके हिसाब से ही आपको लोन वगैरह ये सब मिलते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन है, तो स्पेशल से भी सुपर मेजॉरिटी चाहिए इसमें। Which among the following is the basic tenet of new humanism in M.N. रॉय, ठीक है। M.N. रॉय में निम्नलिखित में से कौन सा एक नई मानवतावाद के मूल सिद्धांत है? स्टेट इज प्रायर टू इंडिविजुअल, राज्य व्यक्ति से पहले है। सोसाइटी इज प्रायर टू इंडिविजुअल, समाज व्यक्ति से पहले है। सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स आर इक्वल शेयर होल्डर्स, समाज और व्यक्ति समान शेयर धारक है। और इंडिविजुअल इज प्रायर टू सोसाइटी, व्यक्ति समाज से पहले है। सो इंडिविजुअल पहले है, यही चेंज आ रखा है, क्योंकि ह्यूमैनिज्म है ना। Next statement, absolutism by concerning political power in its own hand and seeking in to create a central system of rule paved the way for a secular and national system of power. निरपेक्षता, राजनीतिक सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित करके और शासन की एक केंद्रीय प्रणाली बनाने की मांग में एक धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय सत्ता प्रणाली का मार्ग प्रशस्त किया है। रीजन कहते हैं कि एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द इमर्जेंस ऑफ द मॉडर्न स्टेट इज द कैपेसिटी ऑफ स्टेट्स टू ऑर्गेनाइज द मीन्स ऑफ कोर्शन एंड टू डिप्लॉय देम व्हेन नेसेसरी। आधुनिक राज्य के उद्देश्य में एक महत्वपूर्ण कारक राज्यों की क्षमता है और वे जबरदस्ती के साधनों को संगठित कर सके और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें तैनात कर सके। राइट, कैपेसिटी ऑफ स्टेट, एक सेकेंड, अच्छा, ये इसका करेक्ट रीज़न है, ये मुझे बताओ। एब्सोल्यूटिज्म, अपने हाथ में पावर लेना एंड क्रिएट सेंट्रल सिस्टम बनाना, सेकुलर और, ठीक है। इम्पोर्टेंट इमरजेंसी मॉडर्न, नहीं, ये मॉडर्न स्टेट इस बेसिस पे नहीं आया था, दिस शुड बी फॉल्स होगा रीज़न। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज आर नॉट सिग्नेटरी ऑफ कैलॉग पैक्ट 1928, ठीक है। ये जो कैलॉग पैक्ट है, पहली बात मुझे बताओ ये किस बेस, मतलब ये किस लिए था, इसके ऑब्जेक्टिव, इसके उद्देश्य बताओ, क्यों मन करा गया था ये, ठीक है। वाई, ये क्यों पैक्ट साइन किया गया था, उसमें कौन कौन नहीं है, इसमें इटली नहीं है, बाकी आपका फ्रांस, जर्मनी, यूएसए सारे हैं। वुमेन्स आर मेड, दे आर नॉट बॉर्न, हु मेड दिस कमेंट, महिलाएं बनाई जाती है, वे पैदा नहीं होती, ठीक है। ये तो आपको पता ही है। सिमन दे बेवियर, इनकी एक बुक का नाम मुझे बताओ, ठीक है, इनका बुक का नाम मुझे बताओ, किसमें ऐसे बोला है। अब मैच करना है आपको, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, और वो उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, ठीक है, सचिवालय कहाँ पे है। सो बेसिकली आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज रोम, इटली। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज जेनेवा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वियना। एमनेस्टी इंटरनेशनल, लंदन, ठीक है। तो 2143 मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट वॉज सिम्बोलाइज्ड बाय द क्लब, द गन, द हैंडकफ्स एंड द प्रिजन, हु मेड दिस कमेंट, कि सरकार का प्रतीक क्लब, ठीक है, बंदूक, हथकड़िया, जेल है। ये टिप्पणी किसने दी है, ये दिस इज एमा गोल्डमैन, ठीक है। नेक्स्ट, द ऑथर ऑफ द बुक अमेरिकन पावर एंड द न्यू मैंडरिन्स, अमेरिकन पावर और द न्यू मैंडरिन्स पुस्तक के लेखक कौन है, दिस इज नॉम चॉम्स्की। नेक्स्ट,
The idea of flat world advocated by Thomas L. Friedman is related to Thomas L. Friedman द्वारा प्रतिपादित फ्लैट वर्ल्ड का विचार किससे संबंधित है? दिस इज रिलेटेड टू ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पब्लिक पॉलिसी साइकिल. सार्वजनिक नीति चक्र में सही क्रम की पहचान करो, मुझे बताओ. अडॉप्शन ऑफ अ पॉलिसी, एक नीति को अपनाना, इम्प्लीमेंट करना उसको यानी कि कार्यान्वयन करना, और इवैल्यूएशन मूल्यांकन करना. एमरजेंसी ऑफ अ प्रॉब्लम दैट रिक्वायर पब्लिक अटेंशन, ठीक है, ऐसी समस्या का उभरना जिसमें जनता का ध्यान आवश्यक हो. और नेक्स्ट है कि प्लेसिंग द प्रॉब्लम ऑन गवर्नमेंट एजेंडा, समस्या को सरकार के एजेंडे पर रखना. सबसे पहले क्या होती है, प्रॉब्लम आती है, फिर वो प्रॉब्लम गवर्नमेंट के पास जाती है, फिर उस पर गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, फिर उसको इंप्लीमेंट करती है, उसका मूल्यांकन करती है. इट शुड बी 3 4 फर्स्ट 2 3 4 1 2, ठीक है, ये थर्ड है, ये है क्रोनोलॉजी. नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू क्रिटिकल थ्योरी, निम्नलिखित में से कौन आलोचनात्मक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? रिजेक्शन ऑफ द नोशन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इन नॉलेज, ज्ञान में निष्पक्षता की धारणा की अस्वीकृति, ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ बेस सुपर स्ट्रक्चर पोस्टुलेट इन मार्क्स, ठीक है, मार्क्स में आधार अधिरचना की स्वीकृति, एक्सेप्टेंस ऑफ थ्योरी प्रैक्टिस कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, सिद्धांत अभ्यास विरोधाभास की स्वीकृति, और आपका इवैल्यूएशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ आइडियोलॉजी, विचारधारा की समस्या का मूल्यांकन. सो बेसिकली ये आपका मार्क्स वाला नहीं, बाकी सारी आपकी क्रिटिकल थियोरी में आएगा. द यूएन वुमेन वॉज एस्टैब्लिश इन विच ईयर, ठीक है, कब कौन से ईयर, आप सबको पता है 2010 में आया था यूएन वुमेन. हेडक्वार्टर्स कहाँ है ये भी बता देता मुझे. गुड गवर्नेंस इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, सुशासन आधुनिक प्रशासन का एक उद्देश्य है. रीजन क्या है, गवर्नेंस इन्वॉल्व्स द एक्सरसाइज ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इन मैनेजिंग द कंट्रीज अफेयर्स, ठीक है, शासन में देश के मामलों में प्रबंधन में राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग किया जाता है. सो बेसिकली दोनों सही हैं, ठीक है. नेक्स्ट, मैच करना है 4 फ्रीडम, ठीक है, 4 फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता, 4 पावर पैक्ट, ठीक है, 4 पावर ने जो पैक्ट किया था. नेक्स्ट आता है आपका 4 नेशन डिक्लेरेशन, 4 नेशन ने जो डिक्लेरेशन की थी. और लास्ट आता है 14 पॉइंट्स. 14 पॉइंट्स 1918 1919 का है, आपको पता है डी का 3 है, तो इससे तो आपका हो जाएगा आंसर, बट फिर भी बता देते हैं. 4 फ्रीडम है आपका 41 से, ठीक है, 1941 से रिलेटेड है. आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिस समय हो रहा था, 4 मतलब आए. उसके बाद 4 पावर ने पैक्ट किया, ठीक है, पावर पैक्ट आपका 21 से रिलेटेड है. 4 नेशन ने डिक्लेरेशन जो करी थी वो 43 है. एंड लास्ट आपको पता ही है. नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर सपोर्टेड बेनिटो मुसोलिनीज मेथड ऑफ गवर्नमेंट, निम्नलिखित में से किस विचारक ने बेनिटो मुसोलिनी के शासन पद्धति का समर्थन किया है? विल्फ्रेडो पर ये वी होना चाहिए था. पेरेटो, जोसेफ शम्पेटर, आपके गेटनो मॉस्का, या फिर आपके रॉबर्ट मिशेल्स, ठीक है, दिस इज आपके मॉस्का ने उनका समर्थन किया है. Which among the following entities is not included in the jurisdiction of RTI in India? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में RTI के अधिकार क्षेत्र में शामिल नहीं है? प्राइवेटाइज्ड पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, निजीकृत सार्वजनिक उपयोगिता सेवक. देखो सार्वजनिक है तो भाई इंफॉर्मेशन चाहिए. पब्लिक कॉर्पोरेशन पब्लिक है इसमें. प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनी, या फिर ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन. ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है बट ये लोगों के भले के लिए होते हैं, इसलिए इधर इन्फॉर्मेशन भी चाहिए. दिस शुड भी आपका प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनी. लास्ट क्वेश्चन आज का, बाय विच अमेंडमेंट फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. पहली बात तो किस कमेटी ने रिकमेंड की थी, क्या वो स्वर्ण सिंह कमेटी थी, ठीक है, ये मुझे बताओ. और कौन से कितनी आपके पास फंडामेंटल ड्यूटी है, क्या फंडामेंटल ड्यूटी में कभी कुछ अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है, या फिर अगर अमेंडमेंट हुआ है तो क्या चीज़ ऐड हुई है और कौन सी अमेंडमेंट से. सो बेसिकली आपका ये जो पार्ट 4A में आता है और आर्टिकल 51A में आती है आपकी फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मौलिक आपके कर्तव्य, और ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आई है, राइट. तो ये थे आपकी 500 सीरीज़. आई होप ये जो पूरी सीरीज़ है ये आपको बहुत अच्छी लगी होगी. एंड अगेन अगर आप चाहते हो कि मैं बेसिक कोर्स, ठीक है, बेसिक आपका पॉलिटिकल साइंस कोर्स, इसमें सारी यूनिट होंगी लेकिन बेसिक होगा वो, ठीक है, एडवांस लेवल तो फ्री नहीं है, दिस शुड बी पेड, बट बेसिक लेवल में फ्री में आपको डाल सकती हूँ. एंड अगर आपको चाहिए ये कोर्स, ठीक है, पूरा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको बस एक ही चीज़ करनी पड़ेगी, मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स 20K लाइक्स और ये जो सारी वीडियोस हैं सब में लाखों व्यूज़ आने चाहिए, मुझे कमेंट्स आने चाहिए, शेयर करो भर भर के, तो ये फ्री कोर्स मिल जाएगा आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, राइट. जितना आप मुझे सपोर्ट करोगे उतना आपको जो पेड चीज़ें हैं वो फ्री में मिल जाएगी, राइट. सो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट इस कोर्स में, और नाउ आई होप कि आप ये सब करवाएंगे
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।